हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह क्लास नहीं हो पाई थी। करते हैं आपका क्या करना है इस क्लास में करेंगे। रिवीजन ही करना है 5th चैप्टर का 6th चैप्टर का जितना बनेगा उतना 7th का। ठीक है, 5.1 का रिवीजन पहले हो गया था। बिफोर स्टार्ट द क्लास में मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया, मास्टर्स में और बैचलर्स में मेरे पास बीएससी नॉन मेडिकल था। मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 की श्योरिटी मैं ले रही हूँ। बस मुझे आपसे चाहिए एक रिवीजन। अगर आपने 2-3 बार उसी कंसेप्ट को रिवाइज कर लिया तो कोई नहीं रोक सकता। आपको ये लगेगा कि 10th के मैथ में कुछ नहीं था, और सच में है भी नहीं कुछ, सिर्फ एक फॉर्मूला और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। बस सिर्फ एक ये बात होती है कि या तो टीचर अच्छा समझाने वाला नहीं होता या फिर हमें समझ नहीं आती चीज़ें। और मैंने बता रखा है, अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ बता दो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपको समझाने के लिए मैं हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो 5.1 में सिंपल क्या चेक करना था, एपी है या नहीं है। और सेकंड में क्या करना था, nth टर्म वाला था कि एन या कोई 3 टर्म गिवन होगी और फोर्थ निकालनी है। ऐसे ये फर्स्ट का पार्ट था, सारी वैल्यूज़ गिवन थी तो एन की वैल्यू आ गई। फर्स्ट के सेकंड में ये गिवन था, डी निकाल दिया। ऐसे ही फर्स्ट के थर्ड में था। ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट के फोर्थ में था। तो कुछ नहीं था, इजी सा कॉन्सेप्ट था, उसी को सोल्व करना है। यहाँ पे सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, सेकंड में भी वही है, बस वो फॉर्मूला लगाना है। देखो A30 निकालना है। A30 को क्या लिख सकते हैं, A+29D है ना। ए की वैल्यू क्या है 10, डी निकाल लेंगे यहाँ से 7 - 10 4 - 7, तो यहाँ से डी की वैल्यू पुट कर देंगे तो A30 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही A11 जो सब कुछ गिवन है ये AP है। अब यहाँ पे बॉक्स वाली टर्म निकालनी है। बॉक्स वाली टर्म कैसे निकालेंगे, ये ए है, ये A+D है, ये A+2D हो गया। तो A+2D में से अगर A निकाल दूँ तो D की वैल्यू आ सकती है, यहाँ पे D12 आ गया, D12 आ गया और A2 है तो A+D की वैल्यू निकल जाएगी 214 और 26 आ जाएगी। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, कर लेना, इजीली बन जाएगा। आसान सा कॉन्सेप्ट था, कुछ नहीं था। थर्ड पार्ट, 2 टर्म निकालनी है। ये A+D हो गया, ये A+2D हो गया, ये A+3D गिवन है, उसको सोल्व करके D की वैल्यू निकाल दी। ऐसे ही A+D की वैल्यू निकाल देना और ऐसे ही A+2D की वैल्यू निकाल देना। ठीक है, अभी यहाँ पे 4 टर्म निकालनी है। 4 टर्म कैसे निकलेंगी, देखो फर्स्ट गिवन है A की -4, ए है वो -4 है, डी सेकंड नहीं पता, थर्ड नहीं पता, फोर्थ नहीं पता, फिफ्थ नहीं पता, सिक्स्थ पता है, मतलब A+5D पता है। तो इन दोनों से 5D सोल्व करेंगे तो 5D की वैल्यू आ जाएगी। डी से डी की वैल्यू को अगर पुट करते जाएंगे इनमें और ए की वैल्यू को पुट करते जाएंगे तो अपने पास सारी जो एपी बननी थी वो आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे फर्स्ट नहीं गिवन, A+D गिवन है और A+4D 5D गिवन है, 6 टर्म है ये, है ना। तो इसको सोल्व कर लेंगे, डी की वैल्यू आ जाएगी, पुट कर देंगे तो जो आपको वैल्यू चाहिए वो आ जाएंगी सारी की सारी। सिंपल एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, सारी एक्सरसाइज अच्छे से बन रही है, तो प्लीज़ अपना अच्छे से फोकस करके लग जाओ। बस 5.1 में चेक करना था एपी क्या है, 5.2 में ये नेक्स्ट टर्म फॉर्मूला है, 5.3 में क्या है सम फॉर्मूला है, बस उसी का कॉन्सेप्ट यूज़ है। सम वाले में 5.2 भी यूज़ होगी, तो जिसको 5.1 नहीं आई, 2 नहीं आई, तो इसका मतलब उसको 5.3 भी नहीं आई। तो पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट करो बिल्ड, और अपनी प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन। अगर रिवीजन नहीं की, मैं संडे को रिवाइज इसलिए करवा रही हूँ, क्यों करवा रही हूँ, मैं भी तो अगली वीडियो बना के बात खत्म कर सकती हूँ। मैं सिर्फ इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि हफ्ते में जो हुआ है वो माइंड में तो रहे कि क्या किया था क्या नहीं किया था। अगर वही माइंड में नहीं है, और अब तो एग्ज़ाम का लास्ट 1 मंथ है, तो इसमें तो अच्छा से अपनी प्रिपरेशन में जुट जाओ बस। ठीक है, तो ऐसे ये गिवन टर्म थी एपी में। अब यहाँ से ए और डी की वैल्यू निकाल ली। ए एन है वो 78 है, तो लास्ट टर्म गिवन है, तो उसको ए एन की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी। तो 78th टर्म क्या होगी, 16th टर्म थी जो 78 बनेगी एपी की। ठीक है, ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन गिवन है, जहाँ पे लास्ट में गिवन है इसको एन मान लेना या एल मान लेना। ठीक है, आगे एक फॉर्मूला आया था n/2 a+l, वो सम वाले में यूज़ होगा। ऐसे ही यहाँ से सोल्व किया तो एन की वैल्यू आ गई 27। ये मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था। ए एन गिवन था, ये ए पी गिवन थी, तो ए और डी की वैल्यू सब की वैल्यू पुट कर देनी। अब एक एन की वैल्यू निकाली, एन की वैल्यू क्या आ गई, फ्रैक्शन में आ गया, इंटीजर में नहीं बना, और वो बनना चाहिए एक पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या, अगर वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं बना तो इसका मतलब वो एक टर्म -150 टर्म एग्जिस्ट नहीं करती। अगर कंप्लीट बन जाता, मतलब यहाँ पे 160 क्या होता 7 और 2, अगर 162 बनता या 165 बन जाता तो ये कंप्लीट डिवाइड होके एक पॉजिटिव इंटीजर आ जाता, तो ये वाली टर्म एग्जिस्ट कर जाती। लेकिन यहाँ पे नहीं बना, तो इसका मतलब ये टर्म ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, 7th में A31 निकालना था। वैल्यूज़ क्या क्या गिवन थी, A11 गिवन है और एक 16 गिवन है, तो उनका यूज़ किया, डी की वैल्यू निकाली और पुट कर दी। ठीक है, डी की वैल्यू निकाली, फिर वहाँ से A+D की वैल्यू, फिर इन दोनों से सोल्व करके देखो तो
दो इक्वेशन अपने पास, दो ही वेरिएबल है, तो इतना तो आप इसी कॉन्सेप्ट लगा ही सकते हैं ना। तो ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही 8th में क्या था, लास्ट टर्म 50th गिवन थी, ए 29th निकालनी थी, ए 3 गिवन है 12, तो ए प्लस 2d गिवन है और ए प्लस 49d गिवन है। यहाँ से ए और डी की वैल्यू निकाल लेना, पुट कर देना और आंसर आ गया अपने पास 64। 9th क्वेश्चन में क्या था, ए 3 गिवन है 4, ए 9 माइनस 8 गिवन है, ए एन 0 गिवन है, एन निकालना है, सोल्व कर लेना और एन की वैल्यू आ गई 5th टर्म बन गई जो 0 बनेगी। 5.2 का रिवीजन करना है, कुछ नहीं है। देखो 5.2 में क्या था, ये एक फॉर्मूला था, बस वही यूज़ किया है। अब 10th क्वेश्चन था कि डिफरेंस ऑफ ए 17 एंड ए 10 है वो 7 है, तो डी क्या होगा। तो अगर आप अज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट टर्म कुछ है, मतलब ये सारी की सारी एपी में है, तो ए है वो फर्स्ट टर्म होगी, तो ए प्लस 16d हो गया। यहाँ से डी की वैल्यू 1 आ गई, डी की वैल्यू 1 आ गई, तो आपको चाहिए क्या था, डी चाहिए था। ऐसे ही ये वाला सोल्व कर लेना, कुछ नहीं है एक्सरसाइज में, बस इजी सी एक्सरसाइज, एक फॉर्मूला आना चाहिए। यहाँ पे भी ऐसे ही है, इसमें से बोला कि डिफरेंस है वो 100 है। अगर 100 टर्म्स का डिफरेंस 100 आ रहा है तो थाउजेंड्स का भी 100 ही आएगा। रीज़न बता दिया था मैंने अच्छे से। देखो ये वाली टर्म है 100 से 99 के बीच में 7 से डिविजिबल होने वाले। अब अगर मैं 100 को 7 से डिविजिबल कर रही हूँ तो ये कंप्लीट पे नहीं जा रहा, मतलब अगर मैं 98 को करूँ तो बन रहा है ना, 98 को करूँ तो 105 को करूँगी तो वो भी बन जाएगा, क्योंकि 98 में प्लस 7 करते जाएंगे तो 7 से डिविजिबल वाली हो जाएगी ना। ऐसे ही मैंने 999 लिया, ये यही क्यों लिए, क्योंकि उन्होंने बोला था कि 100 और मतलब 3 डिजिट तक होना चाहिए। 3 डिजिट कहाँ तक बनती है, 100 और 999 मतलब 999 तक, है ना। तो 105 है फर्स्ट टर्म बनेगी जो 7 से डिविजिबल होगी 3 डिजिट में। 994 है वो लास्ट डिजिट होगी जो 3 डिजिट में 7 से डिविजिबल होगी। तो फर्स्ट टर्म क्या बन गई, ए 105 आ गया, डी 7 आ गया, ए एन आ गया, वैल्यू पुट कर दी और सारा आंसर बन गया, ठीक है। ऐसे ही 10 से अगर 250 तक जाना है और 4 के मल्टीपल में है, अब 4 के मल्टीपल में जाना है तो देखो 8 भी है, लेकिन वो 4 के 10 से 250 के बीच में नहीं था, तो 8 भी है 4 भी है, वो वाले कैंसिल, 12 आ गया, ये हो जाएगा एक्सेप्ट, क्योंकि वो 10 से 250 के बीच में है। ऐसे ही 248 तक जाएगा, 252 क्यों नहीं आया है, क्योंकि वो 250 से मतलब एक्सीड कर गया, आगे बढ़ गया, वो वाली चीज़ नहीं ले सकते, मैंने अच्छे से बताया हुआ है यहाँ पे। तो फर्स्ट वाली टर्म बन गई, डी निकाल देंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, ए एन है 248 लास्ट टर्म है, तो एन निकाल ही सकते हैं, कुछ नहीं था, बस ऐसे ही। अगला क्वेश्चन था क्या है कि ये एपी में गिवन है और ये भी एपी में गिवन है, अगर ये इक्वल है मीन्स इस एपी का और इस एपी का जो भी आंसर आएगा वो इक्वल आएगा, तो दोनों को इक्वेट कर दिया, इक्वेट करके एन को सोल्व किया तो एन की वैल्यू आ गई 13, तो 13 टर्म है जो गिवन एपी को इक्वल बना देगी, उससे आगे का हमें नहीं पता, लेकिन 13 टर्म तक वो एपी इक्वल रहेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए 3 16 गिवन है, मीन्स ए प्लस 2d की ये गिवन है, और डिफरेंस है ए 7 टर्म का और 5th टर्म का 12, उसको सोल्व किया, डी की वैल्यू निकाली, डी की वैल्यू निकालने के बाद ए की वैल्यू निकाली और ए पी बना दी। लास्ट टर्म थी 253 एल और गिवन ए पी ही दिस वन, तो डी निकाल दिया। 20th टर्म क्या होगी लास्ट से बतानी है, तो ये एक यूनिक फॉर्मूला था, क्योंकि लास्ट से मतलब थोड़ा डिफर करने वाला एग्जाम में ज़्यादा डालता है, तो ये 2 मार्क्स में 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। तो लास्ट टर्म माइनस ऑफ 20 माइनस 1, यही करते हैं आप, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लेकिन अब लास्ट में था तो लास्ट में से माइनस कर दिया एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 158 आ गया आंसर। अगली वाली थी कि 4th और 8th टर्म का सम है 24, ऐसे 6 और 10th का है 44, दो इक्वेशन दो कॉम्बिनेशन, तो दो ही वेरिएबल निकालने हैं, तो सोल्व कर देना, वैल्यूज आ जाएंगी, वैल्यू आने के बाद पुट कर देना। ऐसे थे कि पूछ रहा था कि भी 95 में बोल रहा है कि 5,000 रुपये उसकी इनकम स्टार्ट हुई और एवरी ईयर उसका 200 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब अगर मैं 96 में जाऊँ तो 5200 मिलेंगे, उससे अगले में जाऊँ तो 5400 मिलेंगे, तो ऐसे ही 7,000 कब मिलेंगे उसको ये बताना। तो ए एन है वो 7,000 बन गया, ए है वो 5,000 हो गया, और डी है 200 का गैप आ गया, एन की वैल्यू निकाल लेंगे 11th, तो 11th ईयर आ गया। 11th ईयर में मीन्स इसमें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2005। देखो इसको फर्स्ट काउंट कर रहे हैं, सेकंड थर्ड जब 2004 होगा तो वो 10 बन जाएगा, 11th कब होगा 2005 में 11th ईयर होएगा, और वो हो गया 7,000 रुपये। स्टार्टिंग सेविंग है रामकली की वो है 5 रुपये, और हर बार इंक्रीज होती है 1.75, तो डी आ गया 1.75, ऐसे निकाल देंगे। तो वो बोल रहा है कि 20.75 कब होगी, तो उसको लास्ट मानो और सारी वैल्यूज को पुट करो, तो
जब 10th वीक होगा सेविंग का तब ये इनकम हो जाएगी 20.75। ईजी सा कॉन्सेप्ट था, कुछ नहीं करना बस। अगर अच्छे से क्लास देखी है तो आपको ये लग रहा होगा कि आज तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो 5.3 का 15 से 20 क्वेश्चन अभी सिलेबस में नहीं है तो वो नहीं, अभी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ बाद में मैं डेफिनेटली करवाऊंगी। 5.1 में क्या किया, एपी बन रही है नहीं बन रही। 5.2 में सिर्फ nth टर्म का फॉर्मूला लगाया है। यहाँ पे करना है एक सम फॉर्मूला। सम फॉर्मूला मीन्स n/2 2a + n-1 इंटू डी। इसको स्प्लिट कर लिया ए को में, और ये बन गया an को ही लास्ट टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे सम निकालना है, ये एपी है, 10th टर्म का सम निकालो तो S10 निकाल दो। S10 निकालोगे तो सब वैल्यूज एपी से पहले डी की और ए की वैल्यू निकाल लेना और पुट कर देना। n10 है तो वैल्यूज आ जाएंगी। ऐसे ही इसी क्वेश्चन इस एपी में करना है। अब ये बोल रहा है कि n10 है और सब कुछ गिवन है, तो d की वैल्यूज निकाल के, d की और a की वैल्यू पता ही है, जो फर्स्ट टर्म होती है वही a होती है, तो वहाँ से S10 100 की वैल्यू निकाल दी। ऐसे ही इसको सोल्व कर लेना, इजी सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना। ऐसे 4th वन सेकंड के सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि ए तो ये गिवन एपी है और है वो बोल रहा है कि जो लास्ट टर्म है वो 10 है, तो वहाँ से n की वैल्यू निकालो और एस एन की वैल्यू निकालो। n की वैल्यू निकालने के लिए देखो मैंने एक बात बताई थी, अगर ना समझ में आए तो अगर n की वैल्यू निकालनी है तो सिर्फ फॉर्मूला लगा लो an = a + n-1 इंटू डी, ठीक है। और अगर एस एन की वैल्यू निकालनी है तो सिर्फ फॉर्मूला लगा लो, क्या तो n/2 2a + n-1 इंटू डी, या फिर a + an, या फिर a + ये बीच वाली की जगह पे a + l। बस इन 3 फॉर्मूले से बाहर कंसेप्ट में कहीं नहीं दिक्कत होगी। तो इजी सा एक एक्सरसाइज है, बन जाएगी। आई थिंक सबकी बन गई होगी अच्छे से, मैंने सब क्लियर करवाया था। देखो ये 7 है, a 13 है, वो 35 है, d निकालना है। d निकालने के लिए किसका यूज़ करेंगे, an = a + n-1 इंटू डी वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेंगे, क्योंकि n पता है 13 है, S13 निकालने, इसका मतलब n 13 है, तो उसको सोल्व कर लेंगे, वैल्यूज आ जाएंगी सब, ठीक है। तो ऐसे ये वाली एक्सरसाइज इजी सी है, आई थिंक सबकी बन गई होगी। ये मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था कि डी गिवन था 5, S9 75, ए निकालना है और A9 निकालना है। अगर डी गिवन है और ए निकालना है तो ए निकालने के लिए दो फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एन उस वाली टर्म से भी निकल सकता था, an = a + n-1 इंटू डी से, और यहाँ से सम से भी सीधा निकल सकता है, ठीक है। तो n है वो 9 गिवन है, वैल्यूज पुट की, a की वैल्यू आ गई -35 है 3, और a9 निकालेंगे तो a + 8d हो गया। जैसे a = 2 हो गया, वैल्यूज पुट कर देना और आंसर आ जाएगा। इजी सा कॉन्सेप्ट था, कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही सोल्व करना है। हाँ यहाँ पे एक बात बता रही थी कि अगर n की वैल्यू जैसे वेरिएबल में 2 डिग्री में आ जाए, 2 डिग्री में आ गया मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 रूट बनेंगे। अगर 2 रूट बन रहे हैं तो इसका मतलब एक पॉजिटिव अगर या एक नेगेटिव, अगर दोनों पॉजिटिव आ जाए तो कोई बात ही नहीं है ना, वो तो सेम वेरिएबल में चेंज होगा ही नहीं। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव में n कभी नहीं जाएगा, किसी भी टर्म्स का सम करके नेगेटिव में जा ही नहीं सकते, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए पॉजिटिव वाली टर्म लेनी है, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन था, उसको सोल्व किया तो डी की वैल्यू 6 आ गई। 3 का 10th पार्ट बोल रहा है एल है 28 है, एस है वो 145 है, और टोटल 9 टर्म्स है। फाइंड क्या बताना है, फाइंड ए बताना है। टोटल 9 टर्म्स है तो इसका मतलब n तो गिवन हो गया, 9 है, सारी वैल्यूज हैं अपने पास, फॉर्मूला पता है, पुट कर देना, सोल्व कर लेना। ऐसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें n बताना था, एस एन गिवन है, तो एस एन गिवन था इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। ए एन गिवन होता तो an = a + n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज़ किया। जो मैं बोल रही हूँ ना थोड़ा उसको ध्यान से सुनो, क्योंकि कई बार है ना चीज़ें लिखी हुई समझ नहीं आती, बोली हुई ज़्यादा समझ में आती है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, n की वैल्यू आ गई 2 आई अपने पास, एक तो 12 और एक आ गई -106/8। नेगेटिव वाली क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि किन्हीं भी नेगेटिव टर्म्स का सम करके पॉजिटिव वैल्यू नहीं आ सकती, इसलिए नहीं लिया, ठीक है। ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, क्या किया है 5.1 में, क्या किया 5.2 में, क्या किया 5.3 में, क्या किया 5th क्वेश्चन में ये था। अगले वाला क्वेश्चन में बोल रहा है an = a + n-1 इंटू डी, फॉर्मूला लगाएंगे n = 16, सब वैल्यूज गिवन थी तो पुट कर देना। ऐसे ही 6th क्वेश्चन है तो n आ गया 38। 7th क्वेश्चन में सम निकालना है S22 का, तो उसके लिए पहले क्या चाहिए, a चाहिए। a निकालने के लिए क्या करेंगे, a + 22d गिवन था,
149, तो मतलब लास्ट टर्म है ए एन है वो गिवन है, तो वहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, और ए की वैल्यू आ गई तो ए प्लस एल कर देंगे या ए एन कर देंगे, और 22 है तो इसका मतलब S22 ही निकालना है, वैसे भी यहाँ पे गिवन था। ठीक है, जहाँ पे समझ नहीं आई ना कि ए एन है या नहीं है, तो उसको एज्यूम कर लेना कि वो ए एन ही है, लास्ट टर्म ही गिवन है। तो यहाँ पे अगर ये दो वैल्यूज़ गिवन थी तो उसको सॉल्व कर लेना, और वैल्यूज़ आ गई अपने पास। किसकी वैल्यू आ गई? S51 की। 9th के क्वेश्चन में भी सेम है, कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, कौन सा? सम वाला ही यूज़ लगा करना है, करने के बाद आंसर आ जाएगा। मैंने दोनों तरफ से बताया था कि अगर नॉर्मल से यूज़ करके देखेंगे तो वही बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, इन्होंने बोला था कि अगर S7 है 49 है, S17 है 289 है, तो दोनों को सोल्व करेंगे तो SN क्या होगा? देखो यहाँ से भी ए की वैल्यू 1 आ गई, डी की वैल्यू 2 आ गई, दो इक्वेशन थी, दो से दो की वैल्यू आ गई, जो वही तो निकालनी थी। SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू, डी की वैल्यू और ए की वैल्यू पता है, पुट कर देना तो n स्क्वायर आ गया आंसर। वैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, 10th का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि ए एन है वो 3+4n है, तो अगली सीरीज बनाते हैं। अगली सीरीज बनाएंगे तो एन की वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे तो वहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी, और S15 निकालना है तो निकाल देंगे। ऐसे ही ए एन में एक सीरीज गिवन है, वैल्यूज पुट कर देना और वैल्यूज आ जाएगी। ये बोल रहा था कि अगर एस एन है 1 2 3, और अगर सिर्फ एक इंडिविजुअल का सम निकालना है तो देखो 1 2 3 1 2 का गिवन है 5, एज्यूम कर रहे हैं, ये मैं सिर्फ कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए बताया था कि S1 प्लस S2 का सम 5 है, तो अगर सिर्फ S2 का निकालेंगे तो 5 माइनस S1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर 3 का सम X है तो S3 निकालूंगी तो X में से X1 और S2 को जाना पड़ेगा। ऐसे ही फॉर्मूला यूज़ किया था, क्योंकि S2 निकालने के लिए S1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, S3 निकालेंगे तो S1 और S2 दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो वही वाली बात है। अगर S10 निकालेंगे तो S9 वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही सोल्व करने के बाद क्या आ गया? -15। SN निकालेंगे तो SN माइनस ऑफ SN-1, फॉर्मूला पुट किया और वैल्यूज आ गई अपने पास SN की जो चाहिए थी। S40 निकालना है, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ डिविजिबल बाय 6। अच्छा, 40 तक बताना है तो 6 इंटू 2 40 हो गया ना, 14th टर्म तक जाना है तो n हो गया 40। ए है 6, डी है 6, कैसे? 12 माइनस 6 करेंगे तो भी 6 आएगा, और ये भी बोल रखा है कि डिविजिबल बाय 6 है, तो मतलब 6 का ही गैप होगा, तो डी आ गया। उसको सोल्व करने के S40 हो गया ये 4920। अगर 15 का मल्टीपल है और 15 टर्म निकालनी है तो n है वो 15 हो गया, 15 का मल्टीपल है, फर्स्ट टर्म है 15, 15 मल्टीपल ऑफ 8, सॉरी 8 का मल्टीपल है तो मतलब फर्स्ट टर्म 8 होगी, फिर 16 हो गया प्लस अप टू लास्ट तक जाएंगे तो 8 इंटू 15 हो गया। अगर सिंपल यूज़ करना चाहते तो a प्लस एल वाला भी यूज़ कर लेते, फिर अब नॉर्मल यूज़ कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब निकालना है और नंबर बिटवीन 0 एंड 50 का। अच्छा, क्या कौन कौन से होंगे? 1 3 अप टू 49 है ना, 25 टर्म्स आई हैं तो 25 टर्म्स का ही निकालेंगे। ये मैंने बताया था कि देखो अगर 10 तक जा रहे हैं तो उसमें ओड कितने बन रहे हैं? 5 बन रहे हैं। अगर ये 10 तक गए हैं 1 to 10 तो उसमें ओड बन रहे हैं 5, तो अगर 50 तक जाएंगे तो हाफ हो जाएगा 25। अगर 100 तक बोलता तो 50 बन जाते। तो सेकंड मेथड क्या कर सकते थे? a प्लस n-1 इंटू डी कॉन्सेप्ट लगा के सिंपल सोल्व। 6.1 में क्या किया है? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंट, है ना। सिमिलरिटी में क्या होता है? सेम शेप होनी चाहिए, डिफरेंट साइज होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है? सेम शेप सेम साइज, दोनों चीज़ सेम सेम। कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल कुछ ऐसा ऐसा था तो दो उसके नीचे डंडे थे, तो इसका मतलब दोनों चीज़ सेम है। ठीक है, मैंने ये सिर्फ याद करने का तरीका बताया था ताकि याद रह जाए आगे तक, क्योंकि ये चीज़ें ना आगे बहुत यूज़ होंगी। ज्योमेट्रिक फिगर हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर। ज्योमेट्रिक फिगर हैविंग सेम शेप बट डिफरेंट साइज उसको बोलते हैं सिमिलर फिगर। क्वेश्चन था ऑल सर्कल आर, क्या बनेंगे? देखो सर्कल की रेडियस सेम होती है, सेम दिख रही है क्या? क्या दिख रही है? शेप तो सेम दिख रही है लेकिन साइज तो डिफरेंट हो रहा है, तो ये हो गया सिमिलर। ऑल स्क्वायर आर, देखो इस साइड सेम है, साइड सेम है, दिखने में भी सेम सेम लग रही है। हाँ बस ये चेंज हो सकता है, ये 1 है, ये 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको मतलब क्या है? सिमिलर में सेम शेप से, कॉन्ग्रुएंसी में सेम शेप और सेम साइज से, तो सेम शेप दिख रही है इसलिए यहाँ पे आ गया सिमिलर। ऑल ट्रायंगल्स आर क्या बनेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होंगे वो। अच्छा,
ये मैंने समझाने के लिए बताया था। ऑप्शन 2 गिवन थे, आइसोसेल्स और इक्विलेटरल। आइसोसेल्स का मतलब होता है जिसकी 2 साइड इक्वल हों, और इक्विलेटरल का मतलब तीनों की तीनों साइड इक्वल हो और एंगल 90 का बन जाए। ठीक है। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ द साइड्स आर सिमिलर इफ देयर आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल। पहले ये वाला कर लेते हैं। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मतलब जिनकी तीनों साइड्स इक्वल हैं वो सिमिलर है। किस चीज़ में चाहिए आपको? शेप में चाहिए। शेप में चाहिए वाली चीज़ क्या होती है? सिमिलर। और सेम शेप और सेम साइज में चाहिए तो वो हो जाती है कॉन्ग्रुएंट। तो अभी तक तो तीनों में सिमिलर ही आया है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद कर सकते हैं अगर, क्योंकि एग्जामिनर आपके एग्जाम में चेंज नहीं करता, जो दे रखा है वही पूछेगा, उसके अलावा नहीं जाता कहीं भी। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ द साइड्स आर सिमिलर इफ देयर आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। अगर कोई भी पॉलीगन है, अगर सेम नंबर ऑफ साइड्स है तो एंगल हमेशा होते हैं इक्वल और साइड्स का प्रोपोर्शनल होता है इक्वल। एंगल इक्वल और साइड का प्रोपोर्शनल सेम होता है। ठीक है। अब उन्होंने पूछा था कि कोई दो डिफरेंट एग्जांपल दे दो सिमिलर फिगर के। देखो, स्क्वायर है और रेक्टेंगुलर है, सेम शेप है, डिफरेंट साइज है, सिमिलर हो गया। सेम शेप तो दिख ही रही है। ऐसे ही अगर सिमिलर फिगर का एग्जांपल देना है तो 2 स्क्वायर और 2 रेक्टेंगुलर हो गए, है ना। नॉन सिमिलर का देना है तो आइसोसेल 2 साइड इक्वल है, इक्विलेटरल के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। एक आइसोसेल का या इक्विलेटरल का राइट एंगल ट्रायंगल के साथ भी कर सकते हैं, तो ये बन गया। अब उन्होंने थर्ड क्वेश्चन में बोला कि हाँ 5.3 में, 5.3 में नहीं, 6.4 और 5 अभी सिलेबस में नहीं थी, क्योंकि 6.6 और 6.9 थ्योरम इम्पोर्टेंट थी। वही कंसेप्ट मतलब वही डिलीट कर रखे 21 और 22 के बेस से। तो 6.4 और 6.5 करेंगे सीरीज कंप्लीट होने के बाद, अभी नहीं करेंगे, ये करेंगे आफ्टर सीरीज। अभी मैंने बोला हुआ है कि 25 तक कर देंगे आपका सिलेबस कवर, तो हो जाएगा। और फिर उसके बाद भी इम्पोर्टेंट टेस्ट की सीरीज भी स्टार्ट करनी है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। नहीं लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दें कि समझ नहीं आ रहा है या आ रहा है। ठीक है। देखो, ट्रायंगल गिवन थी, डी पैरेलल है बीसी के। एक बार मैं बुक ले लेती हूँ क्योंकि अभी बुक का यूज़ है। तो क्या कर रहे थे, 6.1 का थर्ड क्वेश्चन बोल रहा था कि सिमिलर फिगर है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जिसमें 4 साइड हो। ठीक है। याद, क्वाड का मतलब क्या होता है? 4। मैंने एक पहले भी बताया था। क्वाड्रिलेटरल आएगा, एक देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, क्वाड्रिक इक्वेशन आती है। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का मतलब है 4 साइड हो। अगर देखो ये सेम दिख रही है या नहीं दिख रही, पहले तो ये बताओ। सेम दिखने के लिए इसको सीधा बनना पड़ता, मतलब इस शेप का जैसे, तो ये सिमिलर नहीं है उसके लिए, क्योंकि सेम शेप होनी चाहिए। सेम शेप नहीं है, डिफरेंट दिख रही है, तिरछा है अभी वो दिख रहा है, और ये सीधा है। ये 90 के एंगल पे है, इसका एंगल 75 या 80 के 85 के अप्रोक्स होगा, तो ये इक्वल नहीं है। तो इसको बोले मतलब ये सिमिलर नहीं है। सिमिलर कैसे नहीं है? क्योंकि सेम शेप नहीं है। तो उसी वाले कंसेप्ट को यूज़ किया। ठीक है। 6.2 में क्या बोल रहे हैं? 6.2 में बोल रहा है कि डी पैरेलल है बीसी के, तो ईसी और एडी बता दो। इसमें सिर्फ एक थ्योरम लगेगी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसी का यूज़ करेंगे। तो मैं एक बार पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या क्या कंसेप्ट यूज़ करेंगे। मैंने पहले उसमें क्वेश्चन करवा दिए थे, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने आपको बेसिक नहीं बताया था छोटी वीडियो में। टू कॉन्ग्रुएंट फिगर हैविंग सेम शेप और सेम साइज, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट, ऑलवेज सिमिलर। तो देखो भाई, दो चीज़ से अगर आप एक चीज़ में जा रहे हैं तो वो तो डेफिनेटली सिमिलर बनेगी। सिमिलर होने के लिए क्या चाहिए? सेम शेप चाहिए, साइज का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपके पास सेम फिगर और सेम साइज आ रहा है, इसका मतलब आप कॉन्ग्रुएंट से सिमिलर में तो जा ही सकते हैं। दो चीज़ से एक चीज़ है और उसी वाली पे डिपेंड कर रही है, तो आप जा सकते हैं, है ना। तो वही बात लिख रखी है। टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर टू ईच अदर। कैसे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे इक्वल और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन होगा सेम। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ, कैसे होंगे? कोरस्पॉन्डिंग इक्वल और साइड्स का प्रोपोर्शन होगा सेम। ठीक है। ऐसे ही अगर ट्रायंगल्स गिवन थी तो उनको सिमिलर बताना था, तो एंगल इक्वल होने चाहिए और साइड का प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए, रेशियो सेम आना चाहिए। तो उसको लिख सकते हैं सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर को दिखाने का तरीका ये रहा। कॉन्ग्रुएंट का मैंने अच्छे से पहले बताया था। अब ये वाली थ्योरम जो 6.2 में यूज होगी, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग अदर साइड्स, देन
डिवाइड टू साइड्स इन द सेम रेशियो, कि अगर कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करी जा रही है किसी थर्ड साइड से तो वो हमेशा क्या होगी, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। अब देखो सिर्फ 6.2 में सिर्फ यही दो कॉन्सेप्ट है कि एक तो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को थेल थ्योरम भी बोलते हैं, इसका नेम है अदर नेम। तो अगर पेपर में सीधा ना आके घुमा के पूछ ले कि व्हाट इज थेल्स थ्योरम, तो ये मत सोचना कि क्या पूछ लिया। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी क्या बोल रहा है कि अगर सेम रेशियो में डिवाइड है तो वो जो पैरेलल जो लाइन ड्रॉ की है वो हमेशा पैरेलल होगी। उसमें क्या था कि अगर लाइन किसी थर्ड साइड के पैरेलल ड्रॉ की है तो रेशियो सेम होंगे। अगर यहाँ पे क्या है, कन्वर्स में अगर रेशियो सेम है तो वो साइड के पैरेलल है तो वो इक्वल रेशियो में तो डिवाइड करेगी, क्योंकि वो तो गिवन होगा, तो वो साइड है वो पैरेलल होगी। 6.3 में क्या करेंगे, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या है, ट्रिपल ए, ट्रिपल एस और एस एस। एंगल एंगल इक्वल होंगे, साइड इक्वल होंगे और साइड इक्वल होंगे, मतलब तीनों एंगल इक्वल दिखा दो तो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर रेशियो ऑफ साइड्स का प्रोपोर्शन सेम आ गया तो उसको क्या बोलेंगे कि वो साइड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, ट्रिपल एस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, तो दोनों ट्रायंगल्स होंगे वो सिमिलर होंगी। ऐसे ही ऐसे एस होगा, दो साइड्स और एक एंगल का प्रोपोर्शनल अगर सेम दिखा देंगे तो अपने पास आ जाएगा वो सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। ठीक है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स का कैसे निकालेंगे, अगर रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर इक्वल होंगे तो स्क्वायर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होंगे। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम 7 चैप्टर में भी यूज़ होगी, यहाँ पे भी है, तो अच्छे से देख लेना। क्या बोल रही है कि अगर हाइपोटेन्यूज है, मतलब जो सबसे बड़ी साइड है वो दोनों की छोटे की साइड्स का सम के बराबर होगी। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ये मैंने बताया था कि कोई राइट पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लगती है, किसी और पे नहीं लगती। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि अगर यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की जगह पे कुछ अगर और हो तो वहाँ पे वो एलिजिबल नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल पे ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है, क्योंकि 90 के एंगल के सामने जो भी होगा वो हमेशा हाइपोटेन्यूज बनेगा। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स। कन्वर्स में क्या बोल रहा है कि अगर स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर साइड्स, तो एंगल होगा देन एंगल अपोजिट टू देयर फर्स्ट साइड इज राइट एंगल ट्रायंगल। जो फर्स्ट साइड के एंगल के अपोजिट होगा वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। यही बात है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो स्क्वायर का सम इक्वल, अगर दो का सम इक्वल आ रहा है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। If a perpendicular is drawn from a vertex of right angle triangle hypotenuse, then triangles on the both sides of are similar, both triangles are each other। ये 6.4 और 6.5 में कंसेप्ट होने वाला यूज है, ये मैं बताऊंगी आगे। ठीक है, अभी करते हैं अपन सेकंड का एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये गिवन था और निकालना है आपको ईसी और एडी। ठीक है, सेकंड फिगर से देखो भाई, अगर ये गिवन है मतलब क्या, डी ही पैरेलल है बीसी के, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम डी ए अपॉन डी बी और डी ए ई अपॉन ई सी होगा इक्वल। क्यों होगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। अब यहाँ से वैल्यूज उठाओ और पुट कर दो, जो गिवन था मैंने वो बनाया तो वैल्यूज पुट की और वैल्यू आ गई इसी के ऐसे वाली। ये सिर्फ एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं सिर्फ रिवीजन करवा रही हूँ ताकि ये ना लगे कि कितना ज़्यादा हो गया लेकिन कुछ आता नहीं है। सब कुछ आएगा अगर प्रैक्टिस करोगे। यहाँ पे डी बोल रहा है पैरेलल बीसी के, इसको लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ए सी। ठीक है, तो उसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें ई एफ है पैरेलल है क्यू आर के, तो अब पी ई अपॉन ई क्यू करेंगे, पी एफ अपॉन एफ आर करेंगे तो वो भी आएगा इक्वल। अगर वो इक्वल नहीं आया इसका मतलब वो पैरेलल लाइंस नहीं है, मतलब वो उसको सेम रेशियो में डिवाइड नहीं कर रही, तो ई एफ इज़ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, ऐसे ही अगर सेकंड पार्ट में वैल्यूज़ की इक्वल आ गई, मतलब इसी क्वेश्चंस में वैल्यू चेंज कर रहे हैं बार बार, तो अगर इक्वल आ गई तो इसका मतलब है वो इक्वली सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, और सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे तो वो पैरेलल बन जाएगी। अभी है सेकंड का थर्ड पार्ट क्या बोल रहे थे, वैल्यू सब गिवन है, यहाँ पे ई क्यू और एफ आर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ई क्यू निकालने के लिए अगर पी क्यू पता है माइनस सी पी कर दूँ तो ये आ जाएगा, तो पी क्यू पता था माइनस पी कर दिया वैल्यू आ गई। ऐसे ही अगर यहाँ पे एफ आर निकालेंगे तो पी आर पता है और पी एफ पता है तो एफ आर निकल जाएगा, तो उसको सोल्व कर लिया। अब आपको क्या पता है कि पी अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर करेंगे तो ई एफ है वो पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के, तो उसको सोल्व करके वैल्यूज निकाल दी। थर्ड में क्या बोल रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन का ये फिगर यूज़ करना है और बताना है कि ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। देखो मैंने ये बताया था
कि अगर ये पैरेलल लाइन्स है तो सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, मतलब ए एम अपॉन एम बी, है ना, ऐसे ही बताया था मैंने, ए एम अपॉन एम बी, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ उन्होंने प्रूव करने के लिए बोला है तो उसमें थोड़ा चेंज करते हैं। देखो, अगर ये चीज़ और ये चीज़ सेम रेशियो में डिवाइड है तो ये चीज़ और ये चीज़ भी तो सेम रेशियो में डिवाइड होगी। मतलब अगर ये 1:1 में है तो अगर मैं इसका और इसका प्रोपोर्शनल निकालूंगी तो 1/1 आ जाएगा, तो 1 आ गया। अगर इसका 1 और इसका पूरे का कंप्लीट का 2 है तो 1/2 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे भी तो 1/2 आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पे वो चीज़ प्रूव करने के लिए क्या लिया अपने, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन, मतलब ए सी अपॉन ए एल अपॉन ए सी, फर्स्ट वाले ऊपर ऊपर वाली का यूज़ कर लिया। क्योंकि ट्रायंगल क्या ली थी, ए बी सी ली है, तो नीचे वाले में लेंगे ए डी सी, तो ए एम अपॉन ए बी, ए एल अपॉन ए सी, ऐसे ही ए एन अपॉन एन ए डी, और इक्वल होगा ए एल अपॉन ए सी के। तो दोनों ए एल अपॉन ए सी इक्वल आ रहे हैं तो दोनों आ जाएंगे इक्वल, जो आपको प्रूव करना था हो जाएगा प्रूव। ये मैंने अच्छे से बेसिक एक्सप्लेन कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फोर्थ में बोल रहा है कि सब कुछ गिवन है, डी पैरेलल है ए सी के। देखो इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है, किस वाले को, कि ये वाली चीज़ नहीं देखनी। तो क्या करेंगे, डी बी अपॉन डी ए इक्वल होगा बी अपॉन ई सी के, है ना। तो वहाँ से सोल्व कर लेंगे। फिर ऐसे ही अगर डी एफ पैरेलल है किसके, ए सी के, तो इस वाले थ्योरम इसको यूज़ करेंगे इन ट्रायंगल बी ए ई, तो डी बी डी अपॉन डी ए इक्वल हो जाएगा बी एफ अपॉन एफ ई। तो वो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे और जो प्रूव करना है वो प्रूव कर देंगे, ठीक है। ऐसे फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है कि गिवन है डी है वो पैरेलल है, ओके ओके, डी ई है पैरेलल है, ओके ओके, तो ये यूज़ करेंगे पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। ऐसे ही इस वाले ट्रायंगल में जाएंगे तो वहाँ से प्रूव हो जाएगा। और अब आपको प्रूव क्या करना है कि ई एफ है वो पैरेलल आ जाए किसके, क्यू आर के, ई एफ है पैरेलल आ जाए क्यू आर के। देखो तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर इन दोनों थ्योरम से पहले इस वाले ट्रायंगल से निकाल देंगे, फिर इस वाले ट्रायंगल से निकाल देंगे, और अपने पास सिंपल बड़े वाले ट्रायंगल सीधी बन जाएगी, क्योंकि इक्वेट करेंगे उनको तो वो आ जाएगा ई एफ पैरेलल है ओके क्यू आर के। इजी सा कॉन्सेप्ट था, कुछ नहीं था। ऐसे ही इसमें क्या क्या गिवन है कि ये दोनों वाली चीज़ तो गिवन है और ये प्रूव करनी है। तो इन दो पहले इस वाले ट्रायंगल को यूज़ कर लेना, फिर इस वाली को कर लेना और प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा देना, आ जाएगा अपने पास आंसर, ठीक है। अभी 7th क्वेश्चन तक कर रहे हैं, अगला करेंगे अपन नेक्स्ट में। टू प्रूव ए ई है वो इसी के इक्वल हो जाए, नहीं ऐसे कैसे हो गया, आओ करते क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी है कि डी और ई तो मिड पॉइंट है। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था, 6.1 का यूज़ करना है, और पॉइंट प्रूव दैट द लाइन रन मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, तो वो थर्ड साइड के इक्वल आ जाना चाहिए, मतलब मिड पॉइंट बन जाना चाहिए। तो मिड पॉइंट बनने के लिए क्या करेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी है तो डी है और मिड पॉइंट्स है। अगर मिड पॉइंट्स है तो डी ई हो पैरेलल हो गया बी सी के। अगर वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी अगर पैरेलल हो गया तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए सी ए ई अपॉन ई सी हो गया। ऐसे ही वहाँ से अगर ये मिड पॉइंट था तो 1:1 में डिवाइड करेगा, 1:1 में पुट करेंगे तो ए ई अपॉन ई सी हो गया। दिस इम्प्लाइज ए ई है वो ई सी के इक्वल आ गया, तो क्या बन गया, ई है वो मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब मिड पॉइंट बन गया। तो यहाँ पे क्या प्रूव करना था, ए ई है वो इसी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको क्लासेस अच्छे से समझ आ रही हैं, ये लग रहा है कि हाँ अगर ऐसे प्रिपेयर करेंगे तो अच्छा डेफिनेटली स्कोर आएगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स में फैमिली में जो कोई प्रिपेयर कर रहा है 10th 11th 12th के लिए, उसको एक बार ज़रूर इन्फॉर्म कर दें कि ऐसे ऐसे चैनल है। आपकी टेस्ट सीरीज़ जो भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो वो करेंगे 25 Feb से स्टार्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। ओके बाय, टेक केयर। और अपनी प्रिपरेशन में अपना 100% दो, चाहे कोई भी काम करो अपना 100% दोगे, डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा ही आएगा। श्योरिटी मैं ले रही हूँ, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, बस आपको थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है। सब कुछ आपको याद है, बस मैं पॉलिश करवा रही हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।